नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2022 में पूर्वी और पश्चिमी विशेष माल ढुलाई गलियारे चालू हो जाएंगे। संसद ने चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक पारित किया, अधिकतम 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल और असम में चौथे चरण की अधिसूचना जारी। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का इस्तेमाल करेगा। देश में कोविड के नए मरीजों का 79% महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड TCL में शेयरों की बिक्री के लिए ऑफर फॉर सेल 1.36% से अधिक सब्सक्राइब हुआ। और इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 72 रन बनाए। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस संस्थान से देश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोष बनाया जा सकता है। आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इसके लिए शुरुआती अनुदान 5,000 करोड़ रुपए का होगा और इतनी ही राशि तक का अतिरिक्त अनुदान होगा। उन्होंने बताया कि सरकार इस संस्थान को कुछ प्रतिभूतियां जारी करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कोष की लागत कम हो सकेगी। Today the cabinet has cleared this bill through which we will have an institutional arrangement which will help in raising long-term funds. The budget provides for the initial amount. I had announced it in the budget saying capital infusion from our side would be about 20,000 crores and initial grant of 5,000 will also be made, and this year itself capital infusion is 20,000 crores. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को बाजार से बड़ी राशि प्राप्ति होने की आशा है। उन्होंने बताया कि संस्थान अगले कुछ वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए तक जुटा सकता है। संस्थान को 10 साल की लंबी अवधि के लिए कुछ कर लाभ भी दिए जाएंगे। भारतीय स्टैंप अधिनियम को भी संशोधित किया जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन ने कैबिनेट के इस फैसले को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। ये जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैबिनेट में की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिसीजन है सरकार की। बजट में इसके बारे में बताया गया था पहले कि ये ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा और 20,000 करोड़ की इन्फ्यूजन होगी पहले साल में, लेकिन अब ये अल्टीमेटली रियलिटी बन रही है। सरकार ये चाहती है कि इसको एक बूस्ट दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने से, और ये इसके लिए काफी पूंजी चाहिए, काफी रिसोर्सेज चाहिए, और ऐसे में ये एक बड़ा जो गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। और इससे काफी आपके रिसोर्सेज सिर्फ हमारे देश के अंदर से ही नहीं, जो सरकार डालेगी, और बाहर से भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के निजीकरण की संभावना है वो भी निजीकरण के बाद काम करना जारी रखेंगे और कर्मियों के वेतन या पेंशन संबंधी सभी हितों का ख्याल रखा जाएगा। For those which are likely to be privatized, we are obviously going to have to keep in mind that these privatized institutions will also continue to function after the privatization. We'll also have to ensure that the staff or the personnel who are there, their every interest will be protected. श्रीमती सीतारामन ने बैंकों के निजीकरण पर टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी को समय समय पर 2 लाइन की टिप्पणी करने के बजाय गंभीर चर्चा करनी चाहिए।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बिजली प्रेषण और वितरण को मजबूत करने के लिए व्यापक योजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी है। 9,129 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत को स्वीकृति दी गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराकर अंतर्राज्यीय प्रेषण और वितरण ढांचे को मजबूत करना है। इसे दिसंबर 2021 तक चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाना है। मंत्रिमंडल ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। इस निगम में 59 स्थायी कर्मचारी और 6 प्रबंधन प्रशिक्षु सेवारत हैं। इन सभी को सार्वजनिक उपक्रम विभाग के नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ का अवसर दिया जाएगा। ये निगम वित्त वर्ष 2015-16 से लगातार घाटे में चल रहा था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2022 में पूर्वी और पश्चिमी विशेष माल ढुलाई गलियारे चालू हो जाएंगे। लोकसभा में 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री ने ये जानकारी दी। जब भारत 75 वर्ष आजादी के मनाएगा तब दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न चालू हो जाएंगे जो वर्षों से लटके पड़े। लेकिन क्या 17 वर्ष लगने चाहिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को? उसके बदले अगर सरकार जमीन अधिग्रहण कर ले, सरकार जमीन लेके इसको बिड आउट कर दे तो निजी क्षेत्र अपनी एफिशिएंसी भी लाएगा, निजी क्षेत्र अपने निवेश भी लाएगा, जल्द से जल्द उसको पूरा करेगा, सेवाएं देगा। वो सेवा किसको मिलेगी? भारत के उद्योग को मिलेगी, लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी, भारत के उद्योग को गति मिलेगी तो भारत का जीडीपी जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन पहुंचेगा। श्री गोयल ने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। श्री गोयल ने बताया कि बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। संसद ने चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पिछले वर्ष मार्च में इसे पारित कर चुकी है। इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है। इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह विधेयक इन शर्तों को भी नियंत्रित करता है जिसके तहत गर्भपात हो सकता है। वर्तमान में गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती है यदि यह गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है और यदि यह 12 से 20 सप्ताह के अंदर किया जाता है तो 2 डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है। विधेयक में अब यह प्रावधान किया गया है कि 20 सप्ताह के अंदर गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी, जबकि कुछ विशेष श्रेणी वाले महिलाओं के संदर्भ में 20 से 24 सप्ताह के मामले में 2 डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। इस विधेयक में राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है जो यह निर्णय लेगा कि यदि भ्रूण में किसी तरह की विशिष्ट विरूपता पाई जाती है तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात किया जा सके। दिवाकर के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस विधेयक में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा कि ये महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए है। सदन में विधेयक पारित किए जाने से पहले विपक्षी नेताओं के संशोधन नामंजूर कर दिए गए। विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की विपक्ष की मांग भी ध्वनि मत से नामंजूर कर दी गई। राज्यसभा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध व्यवसाय आयोग विधेयक 2020 पारित कर दिया है। इसमें स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध व्यवसायों संबंधी शिक्षा और प्रैक्टिस के नियमन और मानकीकरण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने के साथ साथ विश्व की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा है। उन्होंने आज भारत फिनलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ये बात कही। इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे और हाल में हमने लगभग 70 देशों को भारत में बनी वैक्सीन की 58 मिलियन से अधिक डोजेज पहुंची है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मानवता को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिनलैंड दोनों ही नियम आधारित, पारदर्शी, मानवतावादी और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि और आपदा लचीला बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन बनाने जैसी पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर समीक्षा की। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए टीकों के जल्द और एक समान वितरण पर जोर दिया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की और पिछले 2 वर्ष में परस्पर भागीदारी में आई सकारात्मक गति पर संतोष व्यक्त किया। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। असम में भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नलबाड़ी जिले में जनसभा में कहा कि आगामी चुनाव असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाग्य का फैसला करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा सांसद गौरव गोगोई भी डिब्रूगढ़ जिले में रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक राज्य का तूफानी दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस रैलियां और रोड शो के जरिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और वामपंथी दल छोटी छोटी सभाएं और घर घर जाकर प्रचार का सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 मार्च है। तीनों राज्यों में मतदान एक ही चरण में 6 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन ने कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पर्चा भरा है। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला किया है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि वीवीपैट के जरिए मतदाता अपने डाले गए वोट की पुष्टि कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के किन्हीं भी 5 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट पर्चियों की गणना अनिवार्य की है, ताकि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त नतीजों की पुष्टि की जा सके। सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड के नए मरीजों की संख्या में दैनिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों में 79% इन राज्यों से सामने आए हैं। देश भर में इस समय कोविड रोगियों की संख्या 2,23,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोविड महामारी से एक भी मौत की खबर नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के बढ़ने के कारण केंद्र ने राज्य सरकार को सख्त और प्रभावी नियंत्रण रणनीति बनाने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि रात के कर्फ्यू, सप्ताहांत के लॉकडाउन जैसे उपायों का कोविड महामारी को रोकने में बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में कोविड की दूसरी लहर की शुरुआत है और राज्य प्रशासन से कोविड की जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में कमी लाने तथा टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण राज्य सरकार ने 17 मार्च से भोपाल और इंदौर में रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भोपाल और इंदौर में कोरोना के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कल से यहां रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी और उन्हें 1 हफ्ता आइसोलेशन में भी रहना होगा। प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतुल, खरगोन में रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। यह आदेश भी 17 मार्च से लागू होगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है। संवेदनहीन राजनीति, जहां सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी न किसी तरह मोदी सरकार को घेरा जाए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ही भूल दी जाए। ये घटनाएं कि किस तरह से आज राजस्थान नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार। टोटल 2019 में जो देश भर में जो घटनाएं हुई वो तकरीबन 32,000, जिसमें से राजस्थान के अंदर 6,000, नंबर 1 राज्य।
चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए विधायक विक्रम सिंह मजीठिया सहित पंजाब से शिरोमणि अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 10 मार्च को पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में पंजाब से शिरोमणि अकाली दल के एक गुट ने मुख्यमंत्री का कथित रूप से घेराव कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2022 में पूर्वी और पश्चिमी विशेष माल ढुलाई गलियारे चालू हो जाएंगी। संसद ने चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक पारित किया, अधिकतम 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल और असम में चौथे चरण की अधिसूचना जारी। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का इस्तेमाल करेगा। देश में कोविड के नए मरीजों का 79% महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड TCL में शेयरों की बिक्री के लिए ऑफर फॉर सेल 1.36% से अधिक सब्सक्राइब हुआ। और इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बल्लेबाजी कर रहा है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे भारत की संपत्ति है और उसका कभी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को मंजूरी दे दी। रेल मंत्री ने कहा कि सड़कें भी सरकार ने बनाई हैं, तो क्या कोई कहता है कि इस पर केवल सरकारी गाड़ियां चलेंगी? उन्होंने कहा कि सड़कों पर सभी तरह के वाहन चलते हैं, तभी प्रगति होती है और तभी सभी को सुविधाएं मिलेंगी। श्री गोयल ने कहा कि क्या रेल यात्रियों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि मालवाहक ट्रेनें चलें और इसके लिए अगर निजी क्षेत्र निवेश करता है तो क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में रेलवे में लिफ्ट, एस्केलेटर और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व काम किए गए। उन्होंने कहा कि यदि हमें अत्याधुनिक विश्व स्तरीय रेलवे बनाना है तो बहुत धन की आवश्यकता होगी। रेल मंत्री ने कहा कि अगर निजी निवेश भी आए तो देश हित में, यात्रियों के हित में है।
निजी क्षेत्र जो सेवाएं देगा वो भारतीय नागरिकों को मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करेंगे तभी देश का उज्जवल भविष्य बनाने में सफल होंगे। श्री गोयल ने कहा कि पिछले साल सितंबर से इस साल फरवरी तक 6 महीने में देश में रेलवे ने हर महीने जितनी माल ढुलाई की है वो भारतीय रेल के इतिहास में सर्वाधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकारें सहयोग करें तो हर रेल परियोजना को समय पर पूरा किया जा सकता है। श्री गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेल परियोजना के लिए धनराशि देने के बावजूद जमीन नहीं मिली। अब पैसे वापस लेने की कोशिश हो रही है। ये हर परियोजना के साथ हो रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकारें सहयोग करें और जमीन समय पर मिल जाए तो परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सकता है। श्री गोयल ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जमीन सिर्फ 24% उपलब्ध हुई है। अगर महाराष्ट्र सरकार जमीन उपलब्ध करा दे तो ये काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कश्मीर में रेल मार्ग के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर 1.5-2 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी रेलवे से जुड़ जाएगा। उन्होंने पंजाब में रेल परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों ने भले ही किसानों को गुमराह कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि 2004 से 2009 के बीच रेलवे में हर वर्ष औसतन 25,000 करोड़ का निवेश हुआ और 2009 से 2014 के बीच हर वर्ष औसतन 45,000 करोड़ का निवेश हुआ। श्री गोयल ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच निवेश लगभग दोगुना होकर हर साल औसतन 1 लाख करोड़ रुपए का हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड के समय कई ऐसी परियोजनाओं को पूरा किया जो पूरी नहीं हो पा रही थी और जिनके लिए रेल यातायात को बंद करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि ऐसी लगभग 350 परियोजनाओं को पूरा किया गया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे से जुड़े किसी हादसे में अंतिम व्यक्ति की मृत्यु मार्च 2019 में हुई थी और तब से इस साल मार्च तक पिछले 2 साल में रेलवे दुर्घटनाओं में एक भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई। लोकसभा में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल का विषय उठाते हुए वित्त मंत्री से सदन में इस विषय पर बयान देने की मांग की। लोकसभा में आज वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। समाचार लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आगामी 22 मार्च से पूरे देश में एक बार फिर जल शक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है, जो देश के सभी 700 जिलों में चलेगा। श्री शेखावत ने अपने मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा के जवाब में ये भी बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 1.91 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है। जल शक्ति मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में कल चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2019 को जल शक्ति अभियान का पहला चरण शुरू हुआ। लॉकडाउन के बावजूद करीब 15 माह में ही 3 करोड़ 85 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाया जा रहा है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ये आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख घरों का था। उन्होंने कहा कि अब 85,000 गांवों में महिलाओं को पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। ये एक बड़ी उपलब्धि है। श्री शेखावत ने कहा कि अब पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए इस बारे में जागरूकता फैलाने की खातिर देश के प्रत्येक जिले में हर ब्लॉक में इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। श्री शेखावत ने कहा कि इसके बाद जल शक्ति अभियान शुरू हुआ, जिसके तहत देश के 256 जिले चिन्हित कर वहां अधिकारियों को भेजा गया। इस कार्य में वनीकरण, परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण, जल संचयन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद सदन ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा आरंभ हुई। विधेयक में गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श कर तैयार किया गया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने सहित अन्य विपक्षी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। वहीं सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 पेश किया और कहा कि ये विधेयक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस विधेयक को संबंधित संसदीय समिति की मंजूरी मिल चुकी है और इसे 15 सितंबर 2020 को सदन में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि मील का पत्थर साबित होने वाली पहली पहल है। इसमें लोगों और स्वास्थ्य संबंधी पेशेवरों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मामले में भविष्य बदलने की क्षमता है। विधेयक पर चर्चा में विपक्षी सदस्यों ने इसे अधूरा बताते हुए कहा कि इसमें कई पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे सहबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वप्न दास गुप्ता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद आज उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तारकेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार ने आज टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड TCL में शेयरों की बिक्री के लिए ऑफर्स फॉर सेल OFS की शुरुआत की। इसे आज 1.36 गुना अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुई। आज OFS सिर्फ गैर खुदरा निवेशकों के लिए खोला गया था। कल बिक्री के दूसरे और अंतिम दिन खुदरा निवेशक शेयर खरीद सकेंगे। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 31 अंक गिरकर 50,364 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19 अंक घटकर 14,910 पर आ गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे कल कोविड के बढ़ते मरीजों वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन राज्यों में अपनाई जा रही संचार नीतियों की समीक्षा करेंगे। ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मैच बिना दर्शकों के कराया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2022 में पूर्वी और पश्चिमी विशेष माल ढुलाई गलियारे चालू हो जाएंगे। संसद ने चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक पारित किया, अधिकतम 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। पश्चिम बंगाल और असम में चौथे चरण की अधिसूचना जारी। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का इस्तेमाल करेगा। देश में कोविड के नए मरीजों का 79%, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में शेयरों की बिक्री के लिए ऑफर फॉर सेल 1.36% से अधिक सब्सक्राइब हुआ और इंग्लैंड के साथ
तीसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 121 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।